ये कहानी एक गहरे संकट की है। एक ऐसे राष्ट्रीय अपमान की जिसकी आग से एक ऐसी संस्था पैदा हुई जिसने भारत की सुरक्षा की तस्वीर को, आप कह सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो किसी भी देश की जो स्पाई एजेंसी होती है वो बनती कैसे है? क्या ये किसी सोची समझी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है या फिर ये किसी बहुत बड़ी विनाशकारी नाकामी का नतीजा होती है? भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, उसकी कहानी हमें इस सवाल का बिल्कुल साफ साफ जवाब देती है। अच्छा, तो आर&डब्ल्यू की कहानी को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना पड़ेगा। उस दौर में जाना होगा जब भारत के पास, आप सोचिए, विदेशी इंटेलिजेंस के लिए कोई अलग से कोई डेडिकेटेड एजेंसी थी ही नहीं। उस समय ना सारी की सारी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कंधों पर थी। अब देखिए, आईबी बनी थी 1887 में ब्रिटिश राज के टाइम पर। इसका मेन काम था देश के अंदर की सुरक्षा, मतलब डोमेस्टिक इंटेलिजेंस। लेकिन इसके साथ साथ विदेशी मामलों पर नजर रखने का जो इतना बड़ा काम था वो भी इसी के पास था। सोचिए, एक एजेंसी और जिम्मेदारियां दोहरी। जब देश आजाद हुआ तो संजीवी पिल्लई इसके पहले भारतीय डायरेक्टर बने और उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। आईबी को ब्रिटेन की जो MI5 है ना, ठीक उसी की तरह एक प्रॉपर प्रोफेशनल डोमेस्टिक एजेंसी बनाना है। उनके बाद BN मुलिक आए, जो काफी लंबे समय तक डायरेक्टर रहे। लेकिन और वो मुश्किल थी तजुर्बे की कमी। देखिए, आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश अधिकारी चले गए तो आईबी में ट्रेंड और अनुभवी लोगों की भारी कमी हो गई। एक वैक्यूम सा बन गया था। मतलब भारत को अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को लगभग जीरो से, स्क्रैच से बनाना पड़ रहा था, और वो भी ऐसे समय में जब पड़ोसियों से खतरे लगातार बढ़ रहे थे। और फिर वो वक्त आया जिसने आईबी की जो लिमिटेशंस थीं उनको बिल्कुल सामने ला के रख दिया। भारत की सीमाओं पर एक के बाद एक संकट गहराने लगे, और ये बात आईने की तरह साफ हो गई कि हमारा जो मौजूदा इंटेलिजेंस का ढांचा है वो इन नए चैलेंजेस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। 1949 में एक छोटा सा फॉरेन इंटेलिजेंस सेटअप बनाया भी गया था, लेकिन 1962 इस साल ने सब कुछ बदल दिया। चीन के साथ जो जंग हुई उसने इस पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी। हमें अंदाजा तक नहीं था कि चीन की तैयारी किस लेवल की है, उनके इरादे क्या हैं। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। 1962 की हार एक तरह से एक वेकअप कॉल थी। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हुई और हमारी इंटेलिजेंस की कमियां एक बार फिर सामने आ गई। हम घुसपैठ का पता ही नहीं लगा पाए। और फिर 1966 का मिजो विद्रोह, इस घटना ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई, अब भारत को एक डेडिकेटेड एजेंसी चाहिए ही चाहिए। एक ऐसी एजेंसी जो सिर्फ बाहरी खतरों और विदेशी दखल पर नजर रखे। तो इन्हीं सब संकटों और नाकामियों के बीच से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ये वक्त था एक नई ताकत बनाने का, एक ऐसी एजेंसी बनाने का जिसका एक और सिर्फ एक ही काम हो, फॉरेन इंटेलिजेंस। तो साल था 1968। प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी, और उनकी सरकार ने यह पक्का फैसला कर लिया कि अब एक दूसरी फुल फ्लेज्ड सिक्योरिटी सर्विस बनाने का टाइम आ चुका है। कोई आधी अधूरी कोशिश नहीं, एक प्रॉपर एजेंसी। और इस नई एजेंसी का जो पूरा खाका था, जो ब्लूप्रिंट था, उसे तैयार करने की जिम्मेदारी मिली आईबी के ही एक बहुत शार्प और दूर की सोचने वाले डिप्टी डायरेक्टर को। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर इंडियन इंटेलिजेंस की दुनिया में एक लेजेंड बन गया, रामेश्वर नाथ काओ, RN काओ। उन्होंने ही रॉ का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया और वही इसके पहले चीफ भी बने। तो सवाल यह है कि ये जो नया स्ट्रक्चर था वो दिखता कैसा था। देखिए, यहाँ पे जिम्मेदारियों का बंटवारा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। देश की सुरक्षा के अब 3 पिलर थे। पहला, आईबी, इसका काम देश के अंदर की सुरक्षा पे फोकस करना। दूसरा, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सेना से जुड़ी सारी जानकारी देखेगी। और तीसरा, हमारी नई नवेली एजेंसी रॉ, इसका सिर्फ एक काम था, विदेशी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। सिंपल। अब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं थी। तो रॉ तो बन गई, लेकिन इसके बनने के साथ ही एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एक ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत तेजी से ग्रोथ थी, बेहिसाब ताकत थी और साथ ही गहरे विवाद भी थे। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, जब 1968 में रॉ की शुरुआत हुई होगी तो इसका सालाना बजट कितना रहा होगा? सोचिए, सिर्फ
2 करोड़ रुपए। जी हाँ, सिर्फ 2 करोड़। लेकिन ये जो 2 करोड़ की मामूली सी रकम थी ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं रही। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कुछ ही सालों के अंदर, मतलब 70s की शुरुआत तक, ये बजट 15 गुना बढ़कर 30 करोड़ रुपए हो गया। और जो एजेंसी सिर्फ 250 लोगों से शुरू हुई थी, उसमें अब कई हजार लोग काम कर रहे थे। ये एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ थी, और ये साफ साफ दिखाती है कि सरकार इस नई एजेंसी को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस थी। लेकिन जब ताकत और सीक्रेसी इतनी तेजी से बढ़ती है तो अपने साथ चिंताएं भी लाती है। रॉस सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती थी। संसद के प्रति या जनता के प्रति उसकी कोई डायरेक्ट जवाबदेही नहीं थी। और यहीं से डर पैदा होने लगा कि कहीं ये भारत की केजीबी तो नहीं बन जाएगी, एक ऐसी एजेंसी जो सरकार के हाथ का एक पॉलिटिकल हथियार बन जाए। और फिर 1975 से 77 के बीच जो इमरजेंसी लगी, उस दौरान इसके राजनीतिक इस्तेमाल के बहुत गंभीर आरोप भी लगे। तो एजेंसी की कामयाबियों और नाकामियों के बीच अगर इसकी लेगेसी को सही से समझना है तो हमें किसी बाहरी की नहीं, बल्कि अंदर के ही एक बहुत अनुभवी इंसान की बात सुननी होगी। और ये कहना है रॉ के ही एक पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन का। उनका एनालिसिस बिल्कुल टू द पॉइंट था। उन्होंने कहा कि R&W जो है वो कोवर्ट एक्शन यानी कि गुप्त कार्रवाइयों में तो बहुत मजबूत है, लेकिन जब बात आती है इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की, उसे एनालाइज करने की और उससे सही नतीजे निकालने की, तो वहां ये कमजोर पड़ जाती है। बी रमन की इसी बात को ये टेबल और भी साफ कर देती है। उन्होंने R&W को एक अनबैलेंस्ड एजेंसी कहा। मतलब एक तरफ तो ये कोवर्ट एक्शन और क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर हैं, लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जमीन पर अपने जासूसों के जरिए जानकारी निकालना और फिर उस जानकारी को एनालाइज करके किसी संकट को पैदा होने से पहले ही रोक देना, इन जरूरी एरियाज में ये कमजोर है। सीधे शब्दों में कहें तो एक्शन में स्ट्रांग पर एनालिसिस में वीक। और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। देखिए, हर देश को बाहरी खतरों से बचने के लिए एक शील्ड, एक ढाल की जरूरत तो होती है, लेकिन जब वही ढाल इतनी पावरफुल और इतनी सीक्रेट हो जाए कि उस पर कोई सवाल ही ना उठा सके, तो वो एक जरूरी ढाल और एक बेकाबू हथियार के बीच की जो बारीक सी लाइन है, उसे कब पार कर जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे दुनिया की हर डेमोक्रेसी को जूझना पड़ता है।